नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित मिश्रा और आज जीके की दूसरी वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आप इसे जरूर देखिएगा और इसे साथ ही पेन पेपर लेकर के नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और आज हम लोग बात करेंगे 1857 के विद्रोह की। 1857 का विद्रोह भारतीय राजनीति में, भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसी विद्रोह से हमें अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई का बीज माना जाता है। इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। भारत में अंग्रेज व्यापारी बन के आए थे, फिर धीरे धीरे एक कॉलोनियल सिस्टम उन्होंने डेवलप किया और बक्सर के युद्ध 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद से ये डिफाइन हुआ, ये फिक्स हो गया था कि अंग्रेज ही अब इंडिया पे शासन करेंगे। क्योंकि उसके पहले जब 1757 में एक लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई हुई थी, जिसमें कि अंग्रेजों ने विजय हासिल की थी, लेकिन वो छल और छद्म से विजय था। उसमें उन्होंने मीर कासिम को अपनी तरफ मिला लिया था, जिसके चलते वो जीत गए थे। लेकिन बक्सर की लड़ाई आमने सामने की लड़ाई थी, जिसमें कि भारत की तरफ से अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और इलाहाबाद के जो नवाब थे उन्होंने भाग लिया था, दिल्ली के नवाब ने भाग लिया था, और अंग्रेज अकेले अपनी तरफ से लड़े थे और फिर भी वो आमने सामने की लड़ाई में जीत गए थे। तो वहां से लगभग 100 सालों का समय बीत गया था। अंग्रेज हावी होते जा रहे थे। कंपनी का शासन था, अंग्रेजों का शासन डायरेक्ट नहीं था, कंपनी के थ्रू अंग्रेज शासन करते थे। अंग्रेज जो थे वो कंपनी के थ्रू इंडिया पे शासन करते थे। कंपनी का शासन था वहां पे। उसमें क्या होता था कि भारत से जितना अधिक से अधिक पैसा हो वो निकाल करके और इंग्लैंड को भेजा जाए, ये पॉलिसी थी उनकी। इसमें क्या हुआ कि तरह तरह के नियम बनाते हुए एक उन्होंने व्यापदत्त का सिद्धांत बनाया और इस तरह से दत्तक पुत्र का सिद्धांत हटा दिया। तो ऐसे करके वो धीरे धीरे राजाओं पे भी कब्जा करने लगे, यानी कि भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे थे। 1764 में ये बात क्लियर ही हो गई थी कि उन्हीं का प्रभाव है भारत पे, उनका प्रभाव स्पष्ट हो गया था। मुगल सल्तनत कमजोर हो गई थी और 1857 आते आते मुगल सिर्फ प्रतीकात्मक शासन रह गया था। बहादुर शाह जब पेंशन पाते थे, लाल किला में ही रहते थे, लेकिन उनको बस पेंशन मिलता था 1 लाख या उससे थोड़ी सी अधिक पेंशन पे वो लाल किला में रहते थे, उनका शासन नहीं था। 1857 में अंग्रेजों की नीतियों से त्रस्त आकर के सारे जो राजशाही थी, जो सारी व्यवस्थाएं थी, वो त्रस्त थी। वैसे में क्या हुआ कि 1857 का विद्रोह फूटा और इसके फूटने का जो तात्कालिक कारण था वो था कि एनफील्ड राइफल के कारतूस में ये अफवाह फैल गई कि सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता है, और ये अफवाह कहीं ना कहीं सच भी थी, जिसे कि बाद में उसके कर्नल ने वापस भी लिया। लेकिन वो तब तक ये बात फैल चुकी थी, लोगों के बीच में ये बात आ गई थी कि इसमें चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। और उनको ये लगा, क्योंकि भारत में हिंदू ज्यादा थे और मुसलमान ज्यादा थे, तो जो भारतीय लोग अंग्रेज की सेना में काम करते थे, उन्हें ये लगा कि हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ये चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय एनफील्ड राइफल की जो कारतूस होती थी उसे दांतों से खोलना पड़ता था, और अगर दांत में गाय की चर्बी या सूअर की चर्बी लगती तो जो हमारे हिंदू और मुसलमान सिपाही थे उनकी भावनाएं, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती थी, उनकी ये मान्यताएं वहां पर खंडित होती थी। तो अब हम चालू करते हैं स्वतंत्रता संग्राम को कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या उसके कारण थे। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि 1857 का विद्रोह कैसे होता है। 1857 के विद्रोह के बारे में बहुत सारी बातें इतिहासकारों ने कही। बहुत सारों ने ये कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा विद्रोह था जिसमें राजा और रजवाड़े अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना साम्राज्य बचाने के लिए लड़ रहे थे। वो भारत के एक बड़े परिदृश्य में नहीं सोच रहे थे। वहीं पर दामोदर सावरकर ने एक किताब लिखी, उन्होंने कहा कि नहीं, 1857 का जो पहला विद्रोह था वो भारतीय विद्रोह था, यानी कि वो एक पूरे परिदृश्य में भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए लड़ा गया था। ऐसा नहीं कि झांसी की रानी ने लड़ाई की सिर्फ झांसी को आजाद कराने के लिए, तात्या टोपे ने सिर्फ ग्वालियर के लिए लड़ाई की, या बेगम हजरत महल ने सिर्फ लखनऊ के लिए की। ऐसा नहीं, ये अपने प्रयास में पूरी तरह से एक स्वतंत्रता आंदोलन था, ऐसा वीर सावरकर का कहना था। अब हम बात करते हैं राजनीतिक कारण कि आखिर वो कारण क्या थे कि 1857 का विद्रोह फूटा। तो पहली बात तो ये थी कि 1764 में जब अंग्रेज शासन में 1857 की प्लासी लड़ाई के बाद उनका प्रादुर्भाव सामने आ गया था। ऐसे में लोगों के मन में ये विश्वास था कि 100 सालों में किसी भी तरह से, ये विश्वास बैठते बैठते ये हो गया था कि 100 सालों में ये शासन खत्म हो जाएगा। लेकिन 100 साल जब बीत गए, 1857 आ गया, 1757 से 1857 का जब समय आ गया, तो उस समय में ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज और भी मजबूत हो गए हैं और उनकी जड़ें और भी गहरी हो गई हैं। ऐसे में लोगों का ये विश्वास कि अंग्रेज अपने आप चले जाएंगे, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत लागू किया था। व्यापकता के सिद्धांत के तहत ये बातें थी कि अगर किसी का भी
किसी राजा का कोई भी पुत्र नहीं होता है, कोई भी वारिस नहीं होता है, तो वो राज्य सीधे सीधे अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। अब ये बहुत ही बुरा था, क्यों? क्योंकि राजा जो होते थे उनके अन्य भी भाई दोस्त होते थे, उनके भाई होते थे, भतीजे होते थे। तो जब राजा का कोई पुत्र नहीं होता था तो उनके परिवार का, उनके कुटुंब का कोई भी एक व्यक्ति उस राज्य को संभालता था। लेकिन व्यापक का सिद्धांत ये कहता है कि नहीं, अगर आपका अपना पुत्र नहीं है तो आपका राज्य अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। तो ये एक तरह से संप्रभुता पर सीधे सीधे चोट थी। साथ ही साथ एक और कानून बना दिया गया कि दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकते हैं, यानी कि अगर आपका अपना बेटा नहीं है तो आप किसी और को गोद लेकर के ये नहीं कर सकते हैं कि इसको मैंने अपना बेटा मान लिया और मैं इसे अपना साम्राज्य दे दूंगा। तो इस नियम को भी खारिज कर दिया गया, जिसके चलते झांसी की रानी ने विद्रोह किया। झांसी की रानी का कोई पुत्र नहीं था और ऐसे में उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया जिसे अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया था। तो दूसरा कारण तो ये था। तीसरा कारण, उनकी धार्मिक मान्यताओं को बार बार आहत किया जा रहा था। एनफील्ड राइफल कारतूस वाली जो घटना थी वो तो तत्कालिक कारण थी। इसके पहले भी एक नियम ऐसा लगा था जिसमें कि ये कहा गया था कि कैनिंग ने समुद्र पार जाने का एक नियम लगाया था 1856 में, कि कोई भी भारत का सिपाही यदि वो सेना में भर्ती होता है तो उसको एक बार इंग्लैंड जाकर के ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, यानी कि समुद्र में अपनी सेवाएं देनी पड़ेगी। और उस समय ऐसी मान्यता थी, भारत में सामान्यतः ऐसी मान्यता थी कि समुद्र में जाना अधार्मिक है, समुद्र पर हम लोग चल नहीं सकते हैं, समुद्र में चलने के लिए अपने धर्म को छोड़ना पड़ेगा। और उस समय का समाज, आज से 200-250 साल पहले रूढ़िवादी समाज था, वो इस तरह की मान्यताओं को खुलकर स्वीकार नहीं करता था। तो उन्हें लगा कि ये हमारे धर्म पे चोट की जा रही है, हमारी आस्था पर चोट की जा रही है। इसके चलते उनके मन में ये धीरे धीरे बात बढ़ती जा रही थी कि ये लोग हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। उस समय तक एक बात ध्यान देनी है दोस्तों कि उस समय तक राष्ट्रवाद इस तरह से नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। जैसे आज हम कहते हैं कि साउथ भी अपना है, नॉर्थ भी अपना है, इधर असम मेघालय भी अपना है, तमिलनाडु भी अपना है। पहले इस तरह का नहीं सिद्धांत था। लोग जो थे अपने राज्य के बारे में सोचते थे कि झांसी हमारा राज्य है तो ये हमारा देश है, इस तरह से सोचा करते थे। इसलिए उस समय राष्ट्रवाद के तौर पर लोग इतना जागरूक नहीं होते थे, लेकिन धर्म के रूप में ज्यादा लोग जागरूक होते थे। तो इन्हें लगा कि ये हमारी धर्म पे चोट है। राष्ट्र के लिए तो वो नहीं सोचते थे, नहीं तो सेना में नहीं भर्ती होते, सेना में तो वो भर्ती हो गए, उन्हें पैसा चाहिए था, लेकिन धर्म पे चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ऐसे में तत्कालिक कारण क्या हुए, ये राजनीतिक कारण हुए। फिर आर्थिक कारण यह था कि अंग्रेज कहीं से भी कभी भी इस तरह का कोई भी प्रयास नहीं करते थे कि भारत की तरक्की हो, भारत के लोगों की आय बढ़े या भारत में सुविधाएं बढ़े। उन्होंने जितनी भी सुविधाएं भारत में लागू की, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पोस्ट हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लागू की कि उनका काम सुचारू रूप से चल सके, वो भारत से पैसा निकालें और इंग्लैंड में जाकर दे सकें। इसलिए वो क्या करते थे कि इस तरह के नियम और नीतियां बनाते थे कि भारत अंदर से खोखला होता रहे। तो ये भी कारण था, जो भी राजे रजवाड़े थे या जो भी उनकी सैनिक व्यवस्था थी वो कमजोर होती जा रही थी। जो उनकी ट्रेडिंग प्रणाली थी, जो हमारे यहाँ सिस्टम था, पहले जो कास्ट सिस्टम था मजबूत होता था, जिसमें कि बढ़ई जो है वो बढ़ई का काम करेगा, जिसमें कपड़ा बनाने वाला कपड़ा बनाने वाले का काम करेगा। ये लोग हाथ से काम करते थे। भारत में मशीनें इतनी ज्यादा नहीं थी, वो लोग हाथ से काम करते थे। अंग्रेज क्या किए कि मशीन लेकर आए, और मशीन लेकर आने के बाद क्या हुआ कि उनका काम बढ़ गया, और हाथ वाले जो लोग थे, जो हस्तशिल्प में लगे हुए थे, वो बेरोजगार होने लगे, उनके पास काम नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था। तो ऐसे में लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। तो ये तो एक आर्थिक कारण था। तो धार्मिक कारण हो गया, राजनीतिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया, और सामाजिक कारण भी धार्मिक कारण में ही निहित है कि वो समाज में जो तोड़ पैदा कर रहे थे, जो समाज को इस तरह से तोड़ रहे थे, पश्चिमी सभ्यताओं को लागू कर रहे थे, वो यहाँ के लोगों को स्वीकार नहीं था। तो ये सारे कारण थे। उसमें से तत्कालिक कारण ये हुआ कि एनफील्ड राइफल वाली जो अफवाह थी वो बहुत बड़ी होगी। ऐसे में मेरठ में एक सिपाही थे मंगल पांडे, जो कि बलिया के रहने वाले थे। उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने सेना के सामने जाकर के हथियार रख दिया अपने अधिकारियों के सामने और कहा कि मैं इस कारतूस का प्रयोग नहीं करूंगा। इसके चलते क्या हुआ कि उन्हें 8 अप्रैल 1957 को फांसी की सजा दी गई, सबके सामने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। ऐसे में जो मंगल पांडे की बटालियन थी, उनके मन में बहुत ज्यादा रोष हुआ, बहुत ज्यादा क्रोध हुआ, और उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम 1857 के विद्रोह को चालू करेंगे 31 तारीख को। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, वो पहले ही 9 मई को ही वो विद्रोह फूट गया। इसलिए कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अगर ये पूरी प्लानिंग के साथ होता, यदि ये अपना जो 20-22 दिन का समय ले लेते, पूरी तरह से प्लानिंग करते, तो हो सकता है कि उस समय की सिचुएशन कुछ और होती, परिदृश्य कुछ और होते। लेकिन फिर भी जल्दबाजी में ही 9 मई को मेरठ के 85 सैनिकों ने विद्रोह किया और ये क्या कि दिल्ली की तरफ कूच कर गए। दिल्ली गए और वहां जाकर के बहादुर शाह जफर को उन्होंने नेता बना दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे राजा। उस समय बहादुर शाह जफर बूढ़े हो गए थे, कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, फिर भी प्रतीक के रूप में, क्योंकि मुगल शासक, बहादुर शाह जफर मुगल शासक थे,
उनके पहले अंग्रेजों से पहले मुगल शासन ही भारत का एक मात्र ऐसा शासन था जिसके नीचे भारत पूरे भारत आ सकता था जिसके नीचे। तो उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को एक प्रतीकात्मक शासक बना दिया। फिर क्या हुआ कि उसके बाद ये विद्रोह धीरे धीरे भारत के सभी भागों में फैल गया। जो भाग अंग्रेजों के कब्जे में थे उन भागों में ये विद्रोह फैल गया, जिसमें कि कुछ विद्रोह के केंद्र हैं, उनके नेता का नाम है और उन्हें दबाने वाले जनरल के नाम है। तो लखनऊ में जो विद्रोह था वो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ, जिसे कि हेनरी लॉरेंस ने दबा दिया था। ठीक है। दूसरा कानपुर में विद्रोह हुआ, वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे नाना साहब। पेशवा बाजीराव द्वितीय एक मराठा पेशवा थे, उनके पुत्र थे नाना साहब। उनके नेतृत्व में कानपुर में विद्रोह हुआ और उसे दबाया था कैंपबेल ने। फिर ये विद्रोह पहुंच गया झांसी। झांसी की रानी ने दत्तक पुत्र को गोद लिया था, जिसको कि मान्यता अंग्रेज दे नहीं रहे थे। तो झांसी की रानी ने बहुत ही बहादुरी से उनका सामना किया और झांसी की रानी यहाँ से लक्ष्मीबाई जो थी झांसी से लड़ी, ग्वालियर से तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और नाना साहब तीनों ने मिलकर लड़ाई की और इसको जनरल ह्यूग रोज ने इसे दबाया था। और इसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही बढ़िया कविता लिखी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। उसके बाद आरा में बिहार में जगदीश राज कुंवर साहब जो थे वो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ और ये ना आरा को आजाद भी करा दिए थे। और इन्होंने इस तरह से लड़ाई लड़ी कि इनके बारे में एक बहुत ही प्रिय लोकोक्ति है कि 80 वर्षों की हड्डी में भी जगह जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ये कुंवर सिंह थे। इनका जो विद्रोह था ये बिहार में फैला और इसे विलियम टेलर ने अंततः दबा दिया था। और बरेली का विद्रोह खान बहादुर खान और इलाहाबाद को लियाकत अली ने दबाया था। ठीक है, लियाकत अली ने शुरू किया था। तो इस तरह से ये विद्रोह जो देखिए उत्तर भारत के पूरे हिस्से में फैल गया था। दिल्ली में था, मेरठ में था, लखनऊ में था, ग्वालियर में, झांसी में, बिहार में, हर जगह जो था ये विद्रोह फैल गया था। ठीक है। अब इस विद्रोह के दबने के क्या कारण थे? विद्रोह हर जगह फैला, सभी लोग उस विद्रोह में भाग लिए, लेकिन ये विद्रोह फिर भी असफल रहा। इसकी असफलता के कुछ प्रमुख कारणों में पहला तो यह था कि सीमित संसाधन। अंग्रेज पिछले 200 सालों से यानी कि 100 साल वो परोक्ष रूप से और 100 साल प्रत्यक्ष रूप से भारत को शासन करते हुए इसे कमजोर करते जा रहे थे। उनके पास संसाधनों की एक बहुत बड़ी संख्या थी और उनका सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही शासन नहीं था, वो चाइना पे भी शासन करते थे। यूरोप के भी कुछ बहुत बड़े देशों में या एशिया के अन्य देशों में भी उनका शासन था। तो उनके पास संसाधन बहुत थे, उनकी जल सेना बहुत ही मजबूत थी। भारत में क्या थी, पिछले 100-200 सालों में सैन्य प्रणाली कमजोर होते होते लगभग खत्म होने वाली थी। यहाँ व्यक्तिगत क्षमताएं तो थी, लड़ने की ताकत तो थी, लेकिन टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। तो सीमित संसाधन के चलते, टेक्निकल नॉलेज के चलते और या तो सैन्य संचालन में वो क्षमता नहीं थी जो अंग्रेजों के पास थी, वैश्विक युद्ध लड़ने की उनकी जो क्षमता थी वो भारत के पास नहीं थी। इसके चलते क्या हुआ कि ये विद्रोह दब गया। दूसरा जो विद्रोह के दबने का मुख्य कारण था वो ये था कि इसमें नेतृत्व का अभाव था। यानी कि इसका कोई सेंट्रल नेतृत्व नहीं था कि ये सेंटर है और इसके अराउंड पूरे भारत में नेतृत्व हो रहा है। जहां जहां भी हुआ ये विद्रोह एक छोटा छोटा केंद्र बनाकर होगा, जबकि अंग्रेज सेंट्रलाइज्ड थे, उनका नेतृत्व एक जगह पे था। इसलिए क्या होगा कि नेतृत्व में बहुत बड़ी क्षमता होती है। उन्होंने एक जगह से पूरे इस मोमेंट को कैप्चर किया और वो हावी होते चले गए। तीसरा जो मुख्य कारण ये था कि मध्य वर्ग जो था, जो एक भारत में बहुत बड़ी आबादी होती है, मध्य वर्ग, कुछ शासक और जमींदार इसलिए लड़े क्योंकि उनके अधिकारों की हत्या हो रही थी, उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे। कुछ ब्राह्मण इसलिए लड़े क्योंकि उनको वो हक नहीं मिल रहा था जो ईसाइयों के आने से खत्म हो गया। पहले ब्राह्मण जो थे वो खुलेआम मतलब ऊंचे पोस्ट पे रहते थे, उनको इज्जत मिलती थी, ईसाइयों के आने से वो खत्म हो गए। सैनिकों ने इसलिए विद्रोह किया कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो मध्य वर्ग था वो इससे अछूता रहा, वो इसमें भाग नहीं लिया। अगर वो इसमें भाग लेते, जैसे महात्मा गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। आज बहुत लोग महात्मा गांधी को बुरा भला कहते हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने हथियार नहीं उठाया, लेकिन महात्मा गांधी की सबसे बड़ी खासियत ये है, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है कि उन्होंने उस मध्यम वर्ग को जो कि हथियार नहीं उठा सकता था, किसी भी परिस्थिति में आज भी नहीं उठाता है, उसे स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा, उसे विद्रोह करना सिखाया, उसे कपड़ों का बहिष्कार करना सिखाया, उसे सामानों का बहिष्कार करना सिखाया, उसे आंदोलन करने की प्रेरणा दी। ये महात्मा गांधी ने किया था। 1857 के विद्रोह में ये चीज मिसिंग थी और ये बहुत बड़ी बात थी, जिसके चलते 1857 का विद्रोह जो है वो सफल नहीं हो पाया था। और इसके बाद एक और कारण ये था कि उस समय की जो राजनीतिक परिदृश्य था, राष्ट्रवाद की भावना का विकास इस तरह से नहीं हुआ था जिस तरह से 1857 के बाद हुआ, और इस कारण से भी वो विद्रोह असफल हो गया। लेकिन
1857 का विद्रोह असफल होने के बाद भी भारत के लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद पूरे इस भारत में ये महसूस होने लगा कि बिना सेंट्रल नेतृत्व के हम अंग्रेजों से जीत नहीं सकते हैं। तो भारत में धीरे धीरे कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की जो भावना उपजी वो इसी 1857 के विद्रोह में उसके बीज निहित थे। अगर ये 1857 का विद्रोह नहीं होता तो राष्ट्रवाद इस तरह से नहीं पनपता। फिर हम क्षेत्रीय सोच में ही केंद्रित रह जाते कि हमारा क्षेत्र ये है और सिर्फ यही हमारा देश है, यही हमारा राज्य है, हम इतना ही सोच में रह जाते। तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख जो आउटकम है भारत के लिए वो ये था कि यहाँ राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। दूसरा सबसे बड़ा इसका प्रभाव ये रहा कि यहाँ के लोगों में राजनीतिक समझ डेवलप हुई। इसके पहले राजनीतिक समझ नहीं थी, सामंतवादी सोच थी, वही मध्यकालीन वाली सोच कि एक राजा है, उसका परिवार ही है और उसी पे सारी सत्ता केंद्रित है। लेकिन 1857 के विद्रोह में जब हार हुई तो आम जनता के बीच में भी राजनीति फैली और इसी का कारण था कि 1885 में, मात्र 1857 के 20-25 साल के बाद कांग्रेस का उदय हो गया। एक ऐसी संस्था बन गई जो पूरे भारत का राजनीतिक नेतृत्व कर सके। तो वो बनने के पीछे कहीं ना कहीं 1857 का हाथ था। तो लोगों में एक राजनीतिक समझ डेवलपमेंट हुई, एक राष्ट्रवाद का बीज बना और साथ ही साथ लोगों में लड़ने की प्रेरणा आई और अंग्रेज भी इस तरह से डरे कि हाँ अब भारत के लोग लगता है कि एकजुट होकर के लड़ेंगे। और इसी के चलते कंपनी का शासन का अंत 1857 का विद्रोह हुआ और 1858 में एक चार्टर के द्वारा कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया, यानी कि इंग्लैंड ने सीधे रूप से शासन अपने हाथ में ले लिया और भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ। इसके पहले क्या था कि उत्तरदायित्व तो कंपनी पे था, पैसा इंग्लैंड लेता था, दायित्व जो था कंपनी पे था। अब दायित्व भी इंग्लैंड के पास हो गया, पैसा भी इंग्लैंड के पास हो गया। तो जो वैश्विक दबाव बनता है या आज भी जब कभी बात होती है उस समय की, तो इंग्लैंड जो एक मोरल सपोर्ट उसको नहीं मिल पाता है। वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ये कहने के लिए है कि भाई वो इंग्लैंड का प्रत्यक्ष शासन था, तो इसके कारण उसका भी कारण था 1857 का विद्रोह था। तो इस तरह से 1857 का विद्रोह इतिहास में और भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें ये जानकारियां थी। यदि इसमें से आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए, इसकी कुछ और डिटेलिंग चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है ये भी बताइए और बाकी हम इसके आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।